जय जिने। जीवमजीवं दवं जिणवर वस हे जेनली देठम देविंद विंदवंदम वंदे तम संवदा शिरसा। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्रव्य संग्रह में संसारथा अर्थात जीव संसारस्थ होता है, इसकी चर्चा हो रही है। पिछली पाठशाला में आपने एक इंद्री के बाद और सूक्ष्म दो भेद, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री पर्याप्त और पंचेंद्री अपर्याप्त, पंचेंद्री सैनी और असैनी, इस तरह 7 भेद समझे और इन 7 के पर्याप्त अपर्याप्त के भेद से कुल 14 भेद समझे थे। अब जीव को और संसारी जीव को समझने के लिए गुणस्थान और मार्गणाओं की चर्चा इस गाथा में हुई है। आइए देखते हैं इस गाथा को। मगण गुण ठाणे हिय, मगण गुण ठाणे हिय, 14 हवन्ति तः अशोधनया, 14 हवन्ति तः अशोधनया, विण्णेया संसारी, विण्णेया संसारी, सवे शुद्धाहु शोधनया, सर्वे शुद्धाहु शोधनया। मग्गण मार्गणा, गुणठाणे और गुणस्थानों की अपेक्षा, मार्गणा और गुणस्थानों की अपेक्षा 14 ही 14 प्रकार के होते हैं अशुद्ध नय से। कौन? संसारी जानने चाहिए। संसारी जीवों को मार्गणा और गुणस्थान की अपेक्षा अशुद्ध नय से 14 प्रकार के होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। और ये सभी संसारी जीव ये सभी संसारी जीव शुद्ध नय से शुद्ध सिद्धों जैसे होते हैं। पंडित जी, गुणस्थान किसे कहते हैं? मोह और योग के निमित्त से आत्मा के परिणामों में जो तारतम्य होता है, उतार चढ़ाव, उसे कहते हैं गुणस्थान। या यूँ समझें, गुण 2 हैं, सम्यक्त और चारित्र। तो मोह और योग के निमित्त से आत्मा के सम्यक्त और चारित्र गुण की जो अवस्थाएं होती हैं, उन्हें हम गुणस्थान कहते हैं। पंडित जी, गुणस्थान कितने होते हैं? आचार्यों ने गुणस्थान 14 लिखे हैं। पहला मिथ्यात्व, दूसरा सासादन, तीसरा सम्यक मिथ्यात्व, चौथा अविरत सम्यक्त, 5वां देशविरत, 6ठा प्रमत्त संयत, 7वां अप्रमत्त संयत, 8वां अपूर्वकरण, 9वां अनुवृत्तिकरण, 10वां सूक्ष्म सांपराय, 11वां उपशांत मोह, 12वां क्षीण मोह, 13वां सयोग केवली और 14वां गुणस्थान अयोग केवली का है। इस तरह 14 गुणस्थानों का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। पंडित जी, पहला गुणस्थान है मिथ्यात्व, उसका स्वरूप क्या है? दर्शन मोहिनी की एक प्रकृति है मिथ्यात्व। उस मिथ्यात्व के उदय से आत्मा 7 तत्व 9 पदार्थ सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं कर पाता। तो जिस आत्मा के 7 तत्व का सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं है, उसका गुणस्थान पहला है, नाम है मिथ्यात्व। उसे हम कहते हैं मिथ्या दृष्टि। जो दूसरा सासादन गुणस्थान है, उसका स्वरूप क्या है?
किसी जीव को उपसम सम्यक दर्शन हुआ। उपसम सम्यक दर्शन में उसने क्या किया कि दर्शन मोहिनी की 3 और अनंतानुबंधी 4 का उपशम किया था। उपशम होने के बाद उपशम का काल समाप्त होने से पूर्व ही यदि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक का उदय आ जाए और वो जीव सम्यक्त से गिर जाए तो जब तक वह मिथ्यात्व में ना पहुँचे तब तक उसका गुणस्थान दूसरा होता है और उसे हम कहते हैं सासादन सम्यक्त। स आसादन सम्यक्त, इसके सम्यक्त की आसाधना हो चुकी है क्योंकि उसके अनंतानुबंधी का उदय हो गया। पंडित जी, मिश्र गुणस्थान का क्या स्वरूप है? मिश्र तीसरा गुणस्थान है, नाम है मिश्रया सम्यक मिथ्यात्व। दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों में एक प्रकृति है सम्यक मिथ्यात्व। जब सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय होता है तो आत्मा के परिणाम सम्यक्त और मिथ्यात्व के मिले जुले रूप रहते हैं। अर्थात अरहंत भगवान तो सच्चे हैं, पर कभी अन्य और किसी धर्म के देवी देवताओं को देखें और कदाचित ऐसा विचार आ जाए ये भी सच्चे से लगते हैं, तो उस समय चौथे गुणस्थान से गिर के उसके गुणस्थान तीसरा बन जाता है। उसके परिणाम सम्यक्त और मिथ्यात्व के मिले जुले हो जाते हैं। उसे हम कहते हैं तीसरा गुणस्थान सम्यक मिथ्यात्व। पंडित जी, जो चौथा गुण स्थान अविरत सम्यक्त है उसकी परिभाषा क्या है? अविरत सम्यक्त की परिभाषा इसके नाम से निकालो। अविरत सम्यक्त, सम्यक्त तो हो गया पर जिसने व्रत ना लिए हों वह अविरत सम्यक्त। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव जिसने अभी तक अणुव्रत आदि को धारण नहीं किया है उसे हम कहते हैं अविरत सम्यक्त। ये सम्यक दृष्टि होता है। ये कैसे होता है? ये गुणस्थान अनंतानुबंधी 4 और दर्शन मोहिनी की 3, इन 7 प्रकृतियों के उपशम माने दबाने से, क्षयोपशम माने इनका क्षयोपशम होने से और क्षय माने इन 7 का नाश होने से चतुर्थ गुणस्थान बनता है। अविरत सम्यक दृष्टि 3 प्रकार की। अगर इन 7 प्रकृतियों का उपशम हुआ हो तो औपशमिक सम्यक दृष्टि, अगर क्षयोपशम हुआ हो तो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि और अगर क्षय हुआ हो तो वह क्षयिक सम्यक दृष्टि कहलाता है। गुणस्थान चौथा है। यह जीव गृहस्थी में रहता है। जो 5वां गुणस्थान है देश व्रत, उसकी परिभाषा कैसे लगाएंगे? नाम से लगाओ। देश विरत नाम से अगर लगाना सीख लिया तो सब काम ठीक हो जाएगा। हम दर्शकों से भी एक बात कहना चाहते हैं। क्लास चल रही है द्रव्य संग्रह की, इसलिए हम गुणस्थानों का स्वरूप आपको संक्षेप में बता रहे हैं। गुणस्थानों के बारे में तो हमने अपने अलग पाठशाला में एपिसोड दिए थे। उनमें जैसे पहले गुणस्थान का स्वरूप हमने 4 दिन तक समझाया था, लेकिन यहाँ क्योंकि द्रव्य संग्रह की क्लास चल रही है इसलिए संक्षेप से वर्णन हो रहा है। 5वां गुणस्थान है देश विरत। विरत माने व्रत तो ले लिए हों पर देश माने जहाँ एक देश व्रत लिए हों, अर्थात जिन जो जीव अणुव्रतों को धारण करते हैं वो कहलाते हैं देशव्रती। अर्थात पहली प्रतिमा से 11वीं प्रतिमा तक जो जीव होते हैं वे सब देशव्रती पंचम गुणस्थानवर्ती कहलाते हैं। आरिका माता जी भी पंचम गुणस्थान में आती हैं। इस तरह देश विरत पंचम गुणस्थान का स्वरूप समझना चाहिए। पंडित जी, जो 6वां प्रमत्व गुणस्थान है हमें उसका स्वरूप किस प्रकार जानना चाहिए? गुणस्थानों का स्वरूप शब्दों से निकालो। विरत जो व्रती तो हो गया, जिसने व्रत पूरे ले लिए, लेकिन प्रमत्त जो अभी प्रमादी है, प्रमाद है। प्रमाद से क्या लेना? अर्थात आत्मा में लीन होना, ये अप्रमत्त है। और बाहरी कार्यों में लगना
प्रवचन करना, ग्रंथ लिखना, आहार विहार में जाना, ये सब प्रमाद है। तो जो व्रती, जो मुनि महाराज हैं, वे प्रमत्त व्रत गुणस्थान में कब आते हैं? जब वे बाहरी क्रियाओं में लगे होते, और जब वे आत्मा में लीन होते हैं तब उनका 7वां गुणस्थान बन जाता है अप्रमत्त व्रत। इनमें अंतर क्या है? मुनि महाराज तो एक से ही दिखते हैं। जब संज्वलन का तीव्र उदय होता है तब बहिरंग क्रियाओं में उनका प्रवृत्ति देखी जाती है, तब 6ठा गुणस्थान। और जब संज्वलन का मंद उदय होता है तब हम तो देखेंगे बहिरंग क्रिया में लगे हैं, पर उनका रुझान आत्मा की ओर होता है। जैसे उदाहरण, मुनि महाराज ने आहार के लिए हाथ बढ़ाया, ग्रास लाओ, 6ठा गुणस्थान, प्रमत्त व्रत, दोष नहीं लग जाए, हिंसा तो नहीं, कोई अंतराय तो नहीं, 7वां गुणस्थान। यहाँ संजुलन का मंदोदय। प्रमत्त व्रत संजुलन के तीव्र उदय में प्रवृत्ति रूप परिणाम, अप्रमत्त व्रत 7वां गुणस्थान संजुलन के मंदोदय में निवृत्ति रूप परिणाम। ये इन दोनों में अंतर है। अप्रमत्त व्रत गुणस्थान कितने प्रकार का होता है? अप्रमत्त व्रत 7वां गुणस्थान, इसके 2 भेद होते हैं। जो मुनि महाराज 7वें से 6ठे, 6ठे से 7वें में आते जाते रहते हैं वो कहलाते हैं स्वस्थान अप्रमत्त व्रत। और जो मुनि महाराज के परिणामों की विशुद्धि बढ़ गई और जो अब श्रेणी में आगे जाने वाले हैं, श्रेणी में आगे बढ़ने के सन्मुख हैं, वो कहलाते हैं सातिशय अप्रमत्त व्रत। वर्तमान में पंचम काल है। वर्तमान में कितने गुणस्थान होते हैं? बस 7। 7 से ऊपर कोई नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि शारीरिक सहनन का अभाव है। इससे ऊपर 3 शुभ सहनन चाहिए, वो पंचम काल में नहीं होते, अर्थात ध्यान अच्छा नहीं लग पाता। इसलिए सातिशय अप्रमत्त अवस्था नहीं होती, स्वस्थान अप्रमत्त तक होते। इस पंचम काल में इतना समझना चाहिए। और जो मुनि महाराज अब शीघ्र ही श्रेणी चढ़ने के ओर सन्मुख हैं, उन्हें हम सातिशय अप्रमत्त व्रत कहते हैं। पंडित जी, अपूर्व करण नाम का जो 8वां गुणस्थान है, उसकी परिभाषा हम शब्दों से कैसे लगाएं? शब्दों से लगाओ। करण माने परिणाम, अपूर्व माने जो पहले नहीं हुए। सातिशय अप्रमत्त व्रत 7वें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज थे। अब उनके भावों में विशुद्धि बढ़ी और वो और अपूर्व और अपूर्व और अच्छे परिणामों में आगे आगे बढ़ने लगे। हमने कहा इनके परिणाम तो अपूर्व करण परिणाम हैं, ऐसे परिणाम पहले हुए ही नहीं। जब भावों में विशुद्धि बढ़ने लगे ना, तब 8वां, 9वां, 10वां गुणस्थान होता है। ये 3 गुणस्थान जो है ना, 8वां, 9वां, 10वां, ये ऐसे समझो जैसे चारित्र मोहिनी का उपशम या क्षय करने के लिए किसी स्कूटर में 3 गियर होते हैं। 8वां पहला गियर, 9वां दूसरा और तीसरा गुणस्थान, तीसरा गियर 10वां गुणस्थान। उसके बाद या तो मोहिनी का उपशम हो जाएगा या क्षय हो जाएगा। तो जहाँ अपूर्व माने नए नए परिणाम हों, जैसे परिणाम पहले नहीं हुए, ऐसे ऐसे परिणाम हों, उन्हें हम कहते हैं अपूर्व करण। अपूर्व करण वाले मुनि महाराज 2 तरह के होते हैं, एक उपशम श्रेणी वाले और एक छपक श्रेणी वाले। ये श्रेणी क्या होती है? जब 7वें गुणस्थान सातिशय अप्रमत्त से मुनि महाराजों की विशुद्धि ऐसी आगे बढ़ती है जो चारित्र मोहिनी को उपशम करते हुए आगे बढ़े, हम कहते हैं उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं। और इतनी विशुद्धि हो जाए जो चारित्र मोहिनी को क्षय करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हम कहते हैं महाराज छपक श्रेणी चढ़ रहे हैं। तो यहाँ से 2 श्रेणी हो जाती हैं, उपशम करते हुए उपशम श्रेणी, क्षय करते हुए छपक श्रेणी। पंडित जी, जो भी आपने बताया
कि सातिशय प्रमत्त गुण स्थान में मुनिराज या तो उपसम श्रेणी चढ़ते हैं या छपक श्रेणी चढ़ते हैं, तो क्या छपक श्रेणी और उपसम श्रेणी में भावों की समानता होती है? यदि भावों की समानता होती तो दो श्रेणी क्यों बनती? दो श्रेणी इसलिए बनी है, दोनों के भावों में समानता नहीं। उपसम श्रेणी वाले मुनि महाराज के परिणाम चारित्र मोहिनी को दबाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, नष्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनकी विशुद्धि उतनी नहीं है। और छपक श्रेणी वाले जो मुनि महाराज हैं, उनकी विशुद्धि इतनी है कि वो चारित्र मोहिनी को नष्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। उपसम श्रेणी वाले नियम से नीचे उतरेंगे, लेकिन छपक श्रेणी वाले सीधे आगे बढ़ेंगे और उनको केवल ज्ञान हो जाएगा। दोनों के परिणामों की विशुद्धि में बहुत अंतर होता है। पंडित जी, अनिवृत्तिकरण गुण स्थान का स्वरूप क्या है? शब्द से लगाओ। करण माने परिणाम और निवृत्ति माने भेद, आ माने नहीं। जिस गुण स्थान में सभी मुनियों के परिणाम एक समान होते हैं, इनके परिणामों में भेद नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं अनिवृत्तिकरण। परिणाम मुनि महाराज के निरंतर ऊपर उठते जा रहे हैं, विशुद्धि बढ़ती जा रही है। 7 अप्रमत्त से 8वें में विशुद्धि बढ़ी, अब 9वें में विशुद्धि बढ़ी। यहाँ विशेषता है, जितने मुनि महाराज होंगे उनके हर समय में अलग अलग विशुद्धि होगी, पर एक सी होगी, अंतर नहीं होगा। इसलिए नाम आया, जहाँ परिणामों में भेद नहीं होता, ऐसा 9वां गुण स्थान। पंडित जी, जो 10वां गुण स्थान सूक्ष्म सांपराय है, उसका क्या स्वरूप समझा जाता है? दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों का तो उपशम या क्षय पहले ही हो चुका, ये तो श्रेणी से पहले ही हो जाता है। अब बची चारित्र मोहिनी की 25। चारित्र मोहिनी की 25 प्रकृतियों में से अनंतानुबंधी 4 का भी उपशम सम्यक्त के साथ उसका उपशम अप्रशस्त, और बाकी जो और बचे क्षायक सम्यक्त के साथ उनका क्षय हो जाता है। अब श्रेणी में 2 ही सम्यक्त होते हैं, तो चारित्र मोहिनी की प्रकृतियां अनंतानुबंधी 4 घटाने पे शेष रह गई 21। अब जैसे जैसे मुनि महाराज आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे चारित्र मोहिनी का उपशम या क्षय करते हुए आगे बढ़े। तो जब मात्र सूक्ष्म सांप्राय माने कषाय लोभ, जहाँ 21 प्रकृतियों में से 20 प्रकृतियों का उपशम या क्षय हो गया हो, और जहाँ लोभ कषाय सूक्ष्म ओनली रह गई हो, शेष सिर्फ, तब वो महाविशुद्ध गुण स्थान हो जाता है 10वां सूक्ष्म सांपराय। सांपराय माने लोभ, जहाँ सूक्ष्म लोभ रह जाए, शेष पूरी चारित्र मोहिनी का उपशम या क्षय हो जाए, वो 10वां गुण स्थान सूक्ष्म सांपराय होता है। पंडित जी, उपशांत मोह नामक जो 11वां गुण स्थान है, उसको हमें कैसे समझना चाहिए? इसका भी नाम देखो ना, उपशांत मोह। जहाँ संपूर्ण मोह का उपशम हो गया हो, उसे कहते हैं उपशांत मोह। मोहिनी कर्म की कितनी 28 प्रकृतियाँ, तो यहाँ 28 की 28 प्रकृतियाँ उपशम में हैं। यद्यपि उपशांत मोह गुण स्थान में क्षायिक सम्यक दृष्टि, जिसने 7 प्रकृतियों का नाश कर दिया है, वो भी आता है। यदि वो आता है तो फिर 21 चारित्र मोहिनी की प्रकृतियाँ जहाँ दबी हों, उसे हम कहते हैं उपशांत मोह गुणस्थान। अब यहाँ मोहिनी कर्म का उदय बिल्कुल नहीं है, पूरा मोहिनी उपशमन को प्राप्त हो चुका है। पंडित जी, 11वें गुण स्थान में द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि और क्षायक सम्यक दृष्टि दोनों प्रवेश करते हैं, तो क्या इन दोनों के परिणाम में अंतर होता है? अंतर सम्यक्त में है। यहाँ 11वें गुण स्थान में सम्यक्त की चर्चा विशेष नहीं, यहाँ चर्चा विशेष चारित्र की है। चारित्र की अपेक्षा दोनों में अंतर नहीं, दोनों का यथाख्यात संयम, दोनों की निर्जरा एक समान, उनमें अंतर नहीं। हाँ, एक बात और समझनी होगी, 11वें गुण स्थान में जो मुनि महाराज आते हैं, वो आगे तो बढ़ नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने मोहिनी का क्षय नहीं किया। मोहिनी कर्म का उपशम दबाया है मोहिनी को,
अंतर्मुहूर्त के लिए अंतर्मुहूर्त बाद वो नियम से उदय में आएगी तो क्या होगा? 11वें गुणस्थान वर्ती मुनि महाराज चाहे द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि हो या छायिक सम्यक दृष्टि हो, नियम से नीचे आते हैं। 11 से 10, 9, 8, 7 छठे गुणस्थान तक सब आते। इसलिए ये मुनि महाराज नियम से नीचे आते हैं, आगे 11 से नहीं जा पाते। पंडित जी, जो क्षीणमोह गुणस्थान है, हम उसे किस प्रकार जाने? क्षीण मोह, जहाँ मोहनी कर्म का क्षय हो गया हो उसे कहते हैं क्षीण मोह। हमने बताया था सातिशय अप्रमत्त सप्तम गुणस्थान से मुनि महाराज परिणामों की विशुद्धि के अनुसार या तो उपसम श्रेणी में जाते हैं या छपक श्रेणी में। अगर उपसम श्रेणी में जाते हैं 8, 9, 10, 11, 11 से वापिस 10, 9, 8, 7, 6। यदि वो छपक श्रेणी से जाते हैं तो 7 में से 8, 9, 10, 11 में नहीं, सीधे 12। 10वें गुणस्थान के अंत में उन्होंने क्या किया? 10वें गुणस्थान के अंत में मोहनी कर्म का नाश कर दिया और सीधे 12वें गुणस्थान में आ गए और कहलाए क्षीण मोह। इन मुनि महाराज का मोहनी कर्म नष्ट हो चुका है। ये 12वां गुणस्थान होता है। ये मुनि महाराज अब लौटते नहीं, ये तो कुछ ही देर में अंतर्मुहूर्त में 13वें गुणस्थान में पहुंच के केवली भगवान बन जाते। कि क्या परिभाषा समझना चाहिए? संयोग केवली नहीं, संयोग केवली। योग सहित जो केवली हैं वो संयोग केवली कहलाते। संयोग केवली 13वां गुणस्थान। मुनि महाराज ने क्या किया? 12वें गुणस्थान में ध्यान लगाया था तो 12वें गुणस्थान में मोहनी कर्म को नाश करके 12वें में आए। अब 12वें गुणस्थान में और ध्यान आगे बढ़ा, तब क्या हुआ? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय 3 कर्मों का 12वें गुणस्थान के अंत में और नाश हो गया। उनके नाश होते ही 4 घातीय कर्मों का नाश हो गया और वो हो गए संयोग केवली। केवली का मतलब केवल ज्ञानी। लेकिन अभी क्योंकि योग हैं, योग सहित प्रवृत्ति है, अभी दिव्य ध्वनि, अभी विहार हो रहा है, इसलिए वो कहलाते हैं संयोग केवली। ये 4 घातीय कर्मों को नाश करके बनते। पंडित जी, 14वां जो गुणस्थान अयोग केवली है उसको हम किस प्रकार समझें? 13वें गुणस्थानवर्ती जो संयोग केवली होते हैं, जब उनकी आयु अंतर्मुहूर्त शेष रह जाती है तब वो केवली समुद्घात करते हैं। केवली समुद्घात करके जो 3 अघातीय कर्म हैं, वेदनीय, नाम और गोत्र, उनकी स्थिति को आयु कर्म के बराबर करते हैं। उसके बाद फिर तीसरा शुक्ल ध्यान ध्याते हैं। इससे क्या होता है? योग समाप्त हो जाता है और योग समाप्त होते ही नाम पड़ता है अयोग केवली। 13वें गुणस्थान तक आश्रव बंध था। अब 14वें गुणस्थान में क्योंकि योग नहीं है इसलिए आश्रव बंध का कोई काम नहीं। संबर पूरा है और निर्जरा और बढ़ती चली जा रही है। तो 14वां गुणस्थान है अयोग केवली, जहाँ केवली भगवान योग रहित हो जाते हैं, वो कहलाता है अयोग केवली गुणस्थान। सिद्ध भगवान की कौन सा गुणस्थान होता है? गुणस्थानों की चर्चा संसारी जीवों की अपेक्षा है, सिद्धों की अपेक्षा नहीं। सिद्ध भगवान गुणस्थान से अतीत माने पार जा चुके होते हैं। अब वे उनमें कोई गुणस्थान नहीं होते। सारे सिद्ध भगवान बिल्कुल एक से होते हैं। जहाँ परम शुद्ध आत्मा एकदम संपूर्ण कर्मों से रहित हो जाए, 14वें गुणस्थान के अंत में सब 4 घातीय कर्मों को नाश किया और सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है, उन्हें कहते हैं सिद्ध भगवान। वो गुणस्थान से अतीत होते। आपने द्वितीयोपसम सम्यक्त कहा, तो ये क्या होता है? उपसम सम्यक्त 2 प्रकार का। अगर मिथ्या दृष्टि उपसम सम्यक्त को प्राप्त होता है तो प्रथमोपशम, और छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव श्रेणी चढ़ने से पूर्व उपसम सम्यक्त को प्राप्त होता है तो द्वितीयोपशम। द्वितीयोपशम जो सम्यक्त है ये मुनि महाराज के होता है और श्रेणी चढ़ने से पूर्व होता है। हमें अपना
कौन सा गुण स्थान मानना चाहिए? अभी आप हमारे छात्रावास में पढ़ते हैं, अभी 7 तत्व 9 पदार्थ की ओर, उसका स्वरूप समझने और श्रद्धान की ओर अभी लगता है विशेष रुचि आप लोगों में नहीं, क्योंकि अभी तो खेल कूद में मन बहुत रहता है, अभी सम्यक प्राप्ति की इच्छा नहीं। इसलिए लगता तो ये है गुणस्थान पहला, लेकिन चाहिए क्या? चाहिए हमें ये, हम स्वाध्याय करें, स्वाध्याय करके मनुष्य पर्याय की सफलता करनी है तो क्या करें? अनादि से जो मिथ्यात्व परंपरा है उसको हटाएं। पैदाइशी पंचम काल का सभी जीव मिथ्या दृष्टि है नियम, तो हम मिथ्यात्व सहित तो आए हैं। हम क्या करें? स्वाध्याय करें, 7 तत्व 9 पदार्थ को जाने। सबसे पहले तो हम जो अन्य देवी देवता हैं पहले उनको तो छोड़ दें, पहले खोटे देव शास्त्र गुरु को छोड़ें, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान बनाएं, फिर स्वाध्याय करें, 7 तत्व 9 पदार्थ को जाने, मैं क्या हूँ, मुझसे पर क्या है, इनको जाने। निज और पर का भेद होने पर शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान होगा, और भेद विज्ञान होगा तो सम्यक दृष्टि बन जाएंगे। गुणस्थान पहले से हमारा चौथा हो जाएगा। आज का जो ये कार्यक्रम आपने देखा, इसमें 14 गुणस्थान हमने सीखे। मेरा निवेदन है जितने हमारे दर्शक या सुनने वाले हैं, मेरा गुणस्थान कैसे बढ़े, मैं ऊपर कैसे आऊं, इस पर निरंतर चिंतन करें और आगे बढ़ें। अगर ऐसा करेंगे तो मनुष्य पर्याय की सफलता होगी। आज हमने गुणस्थानों की चर्चा की है, अगली पाठशाला में 14 मार्गणाओं की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।